प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 9वें चैप्टर बल तथा गति के नियम के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संवेग या मोमेंटम क्या होता है, यानी संवेग की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके मात्रक और इससे जुड़ी अन्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद न्यूटन गति का दूसरा नियम, इसकी परिभाषा और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे और इसी के आधार पर हम बल की एक नई परिभाषा पढ़ेंगे। और इसके लास्ट में जो है हम दैनिक जीवन के ऐसे उदाहरण लेंगे जिनको हम न्यूटन गति के दूसरे नियम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी टॉपिक में से जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना है। और इसी लेक्चर के आधार पर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि संवेग क्या होता है। अब देखिए कि संवेग या मोमेंटम किसे कहते हैं कि किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा जो है वो क्या है, संवेग है या मोमेंटम है। अब गति की कुल मात्रा को मापेंगे कैसे, हमें क्या पता लगेगा कि गति की कुल मात्रा क्या है। तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो इस वस्तु का वेग चाहिए, कितना वेग है इसमें, दूसरा इसका द्रव्यमान चाहिए, कितना द्रव्यमान है। अगर ये दो चीजें हमारे पास है तो हम संवेग माप सकते हैं। संवेग को हम स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं। ठीक, तो वास्तव में किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल है वही क्या है, संवेग है। ठीक, और संवेग जो है वो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। ठीक, और सदिश राशियों में इस तरह से हम ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है ना। तो अब संवेग का जो मात्रक है वो हम इसी फार्मूले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे संवेग का मात्रक p का मात्रक जो है वो क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो हम ये कहते हैं कि संवेग जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी इसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं। परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं। परिणाम तो आप देख रहे हैं इन दोनों का गुणनफल है, और दिशा कौन सी होती है, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की दिशा होती है। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक तो कार है। ठीक, एक कार है और एक है ट्रक। ये लो जी, ये ट्रक है। ठीक, और दोनों का वेग समान है, दोनों का वेग समान है, तो संवेग किसका अधिक होगा, इसका संवेग मैं P1 कह देता हूँ, इसका संवेग P2 कह देता हूँ। P1 अधिक होगा कि P2 अधिक होगा। सिंपल सी बात है कि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, ट्रक का द्रव्यमान अधिक है तो द्रव्यमान गुणा में वेग, संवेग ट्रक का ही अधिक होगा। ठीक, तो इस केस में जो है P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ट्रक का संवेग जो है वो कार के संवेग से अधिक होगा। लेकिन अब दूसरी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार और ट्रक दोनों का संवेग बराबर है, सेकंड स्थिति में क्या कह दिया कि P1 इज इक्वल टू P2, दोनों का संवेग बराबर है, तब वेग किसका, यानी इसका वेग V1 और इसका वेग V2, तो वेग किसका अधिक होगा। तो देखिए कि दोनों का संवेग बराबर है, तो देखो कि इसका मास मैं ले लेता हूँ स्मॉल m और इसका ले लेता हूँ कैपिटल M। तो यहां से कार का संवेग हो गया स्मॉल m इंटू V1
और ट्रक का होगा कैपिटल M इंटू V2। ठीक, अब हमें V1 और V2 कंपेयर करना कि वेग किसका कम है या वेग किसका अधिक है। तो V1 बाई V2 बराबर M बाई स्मॉल m। ठीक, तो यहां से देखिए कि ये जो V1 और V2 का अनुपात है वो M बाई M का अनुपात है, यानी V1 के सामने देखिए बड़ा द्रव्यमान है तो V1 अधिक होगा और V2 के सामने छोटा द्रव्यमान है तो V2 छोटा होगा। ठीक, तो यहां से एक बात आपने याद रखनी है कि अगर वेग समान है, अगर वेग समान है तो ट्रक का संवेग अधिक होगा। ठीक, और अगर संवेग समान है तो कार की वेग अधिक होगी। ओके, अब आइए आगे समझते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एक बाइक है। ठीक है, ये बाइक है और ये दूसरा बाइक है हमारे पास। ओके, अब ये बाइक है आपके टीचर का, समझ लीजिए मेरा है, और ये है स्टूडेंट का, और यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं, सर बैठे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं। ओके, अपना अभी रेस्ट स्टार्ट नहीं हुई है तो दोनों का मास मान लेता हूँ सेम है। ठीक, टीचर प्लस बाइक, टीचर प्लस बाइक, दोनों का मास क्या है, सेम है। टीचर प्लस बाइक एंड स्टूडेंट प्लस बाइक, दोनों का मास क्या है, सेम है। शुरू में दोनों ही रुके हुए हैं, आरंभिक वेग जो है दोनों का क्या है, 0 है। ठीक, अब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, ठीक, समय जब शुरू होता है तो सर जो है वो उनका फाइनल वेग जो है हमने देखा कि लगभग 20 सेकंड में इनका बाइक पकड़ता 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक, जबकि स्टूडेंट का 5 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, या फिर इनकी 50 मान लेते हैं। स्टूडेंट का सिर्फ 5 सेकंड में 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड आगे यूनिफॉर्म। अब देखिए इसकी शुरू में संवेग जो है टीचर का कितना है, शुरू में आरंभिक गति 0 है तो संवेग भी जो है इनका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि द्रव्यमान गुणा में वेग होता है। और अंतिम जो वेग है, अंतिम जो संवेग है वो भी mv होगा। ठीक, और यही स्टूडेंट के केस में होगा कि शुरू में स्टूडेंट भी रुका हुआ है तो संवेग इसका 0 और अंतिम संवेग जो है वो स्टूडेंट का भी वही है। ठीक, तो दोनों में अंतर किस चीज का है, संवेग में परिवर्तन तो बराबर ही होगा, P2 माइनस P1, संवेग में परिवर्तन तो सेम ही है। अब अंतर कहाँ है, अंतर है समय में। ठीक, यहाँ संवेग परिवर्तन की दर जो स्लो है और यहाँ संवेग परिवर्तन की दर क्या है, फास्ट है। ठीक, यहाँ संवेग बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और यहाँ संवेग बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कारण क्या है, कारण ये है कि स्टूडेंट ने ज्यादा फोर्स लगा दिया और सर में इतना दम था नहीं। ठीक है, या सर ने इतना फोर्स लगाया नहीं। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे संवेग में परिवर्तन की दर उतनी ही अधिक होगी। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर का सूत्र क्या है, फाइनल संवेग यानी अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग बटे समय। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये बल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी बल जितना अधिक लगाओगे उतने ही संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी। यही तो क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है। और इसी तरह से हम एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एक गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इस पे एकदम से ब्रेक मारोगे, ब्रेक पे ज्यादा बल लगाओगे तो वो कम समय में आकर के रुक जाएगी। समय कम होगा तो समय परिवर्तन की दर अधिक होगी।
क्योंकि किसी भी भिन्न का हर जितना छोटा होता है भिन्न उतनी बड़ी होती है। अगर बल ज़्यादा लगाओगे तो समय कम लगेगा परिवर्तन में, समय कम लगेगा तो समय परिवर्तन की दर अधिक होगी। ठीक, अगर आप ब्रेक पे धीरे धीरे बल लगाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, समय परिवर्तन की दर कम होगी। यानी बल जितना अधिक लगाओगे समय परिवर्तन की दर उतनी ही अधिक होगी। तो जितनी कहानी मैंने स्टूडेंट टीचर वगैरह की बताई ना, ऐसा आपने कुछ नहीं लिखना। आपने सिंपल एक लाइन में न्यूटन गति के दूसरे नियम की परिभाषा लिखनी है कि गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपातिक होती है। समानुपातिक का मतलब है कि अगर बल बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर भी बढ़ेगी, बल कम होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर भी कम होगी। ठीक, और ये जो परिवर्तन है ये बल की दिशा में होगा। ठीक, अब न्यूटन गति के दूसरे नियम से हम जो है वो बल की परिभाषा को ड्राइव कर सकते हैं। न्यूटन गति के दूसरे नियम से आप क्या ड्राइव कर सकते हो? बल की परिभाषा ड्राइव कर सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m। आरंभिक वेग इसका u है, अंतिम वेग जैसे जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है t समय के बाद तब इसका वेग कितना है? v है। तो इसका आरंभिक संवेग जो है वो mu हो गया और अंतिम संवेग जो है वो mv हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया? संवेग में परिवर्तन ये हो गया P2 माइनस P1। और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर P2 माइनस P1 है तो परिवर्तन अगर दर निकालनी है तो इसको समय से भाग दे दो बस। ठीक, अब न्यूटन गति का दूसरा नियम ये कहता है कि न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई T। ठीक, अब F जो समानुपाती है इसके। अब समानुपाती का जो सिंबल है इसको हम बराबर में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन एक शिथिर अंक लगाना पड़ेगा, एक शिथिरांक लगाना पड़ेगा, तब ये निशान बराबर में चेंज हो जाता है। और वो शिथिरांक हम k ले लेते हैं, k P2 माइनस P1 बटे में T। ओके, अब देखिए कि k इंटू P2, P2 क्या है? mv और P1 क्या है? mu बटे में T। ठीक, अब हम यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, k इंटू m इंटू v माइनस u बाई टी। ठीक, अब देखिए यहाँ से f बराबर k इंटू m इंटू v माइनस u बाई टी, अंतिम वेग मान आरंभिक वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, ये क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक, अब प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि यदि हम द्रव्यमान और त्वरण के मात्रक जो है अशाई मात्रक लेते हैं तो k का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं तो k का मान क्या होता है? 1 होता है। तो कुछ विशेष मात्रकों में F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो यहाँ से ये बल की एक नई परिभाषा जो है हमारे सामने निकल करके आ जाती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें जो पैदा हुए त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जो है एक चीज और भी कर सकते हैं कि यहाँ से बल का मात्रक जो है वो परिभाषित कर सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक 1 किलोग्राम और त्वरण का मात्रक जो है वो 1 मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई ये कहता कि 1 न्यूटन को परिभाषित करो, क्या कहते हैं, 1 न्यूटन को परिभाषित करो, तो हम ये कहेंगे कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है, वह बल क्या कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। एक बार फिर से देखिए कि न्यूटन गति के दूसरे नियम के आधार पर हमने बल की क्या परिभाषा पढ़ी, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। बल का मात्रक 1 न्यूटन, द्रव्यमान का 1 किलोग्राम और त्वरण का 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन अगर आपको परिभाषित करना है तो हम कहेंगे कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में अपनी ही दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर दे, उस बल को 1 न्यूटन कहते हैं, या उस बल का परिणाम क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। तो आपको ये सब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सब कुछ नोट्स में लिख दिया है, और इस नोट्स की PDF आप इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके या मेरी वेबसाइट पर जा करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने ऑनलाइन क्विज या MCQ जो है वो टेस्ट बनाया है, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो आप वहाँ से जा करके MCQs की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC वगैरह में काम आएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आइए आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े गति के नियम के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है कि अगर तेज गति से कोई क्रिकेट बॉल आ रही है और उसका कैच लेना हो, तो जो फील्डर होता है, क्षेत्र रक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं फील्डर को, फील्डर क्या करता है कि अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों करता है, मान लेते हैं कि जैसे ये बॉल आ रही है, काफी तेज गति से आ रही है, किसी बैट्समैन ने घुमा के शॉट मारा है इसको, और ये आ रही है ऐसे, ठीक है। और अब जो फील्डर है वो क्या करेगा, अपने हाथों को पहले तो ऐसे लेगा, लेकिन वो हाथ जो है ना पीछे लेता जाता है, और हाथों को इतना पीछे करके जो है फिर कैच पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो, जब गेंद यहाँ पर है तब मान लेते हैं कि इसका आरंभिक वेग कुछ है, और जब ये इसको अपने हाथ में पकड़ लेता है तो अंतिम वेग इसका क्या है, 0 है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसका संवेग, जब वेग 0 होगा तो संवेग भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो अगर ये फील्डर जो है गेंद को यहाँ पकड़ ले तो भी संवेग क्या होना है, 0 होना है, और यहाँ पर ला करके पकड़ेगा तो भी संवेग क्या होना है, 0 होना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, जो बैट्समैन ने शॉट मार दिया उसका वेग तो आप बदल नहीं सकते, वो तो जिस स्पीड से आएगी उसी से आएगी, यानी संवेग आपको 0 करना पड़ेगा, चाहे इसको यहाँ पकड़ो चाहे इसको यहाँ पकड़ो, ठीक। यानी संवेग में परिवर्तन उतना ही होगा, बेशक इसको यहाँ पकड़ ले चाहे यहाँ पकड़ ले, लेकिन जब आप बिल्कुल यहीं पे पकड़ते हो तो समय कम लग रहा है, और यहाँ पर जब आप पकड़ते हो तो समय ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो जब हाथों को हम पीछे ले जाते हैं तो समय जो है वो बढ़ जाता है, समय बढ़ जाएगा तो फील्डर को जो है समय बढ़ गया तो संवेग परिवर्तन की दर घट गई, संवेग परिवर्तन की दर घट गई तो बल भी घट गया, यानी फील्डर को कम बल लगाना पड़ेगा। फील्डर को अगर कम बल लगाना पड़ेगा तो बॉल भी उसके हाथों पर कम बल लगाएगी, ठीक, और उसको चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि फील्डर जब हाथों को पीछे ले जाता है तो क्या बढ़ाता है, समय बढ़ाता है, समय बढ़ाता तो संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है, संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है तो फील्डर को बल कम लगाना पड़ता है, फील्डर कम बल लगाएगा तो बॉल भी फील्डर के हाथों पर कम बल लगाएगी और वो जो है उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है। ऐसा करके क्षेत्र रक्षक गेंद के संवेग को शून्य करने के में लगे
समय को बढ़ाता है। इससे गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और उसे लपकने में कम बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार क्षेत्र रक्षक के हाथों को चोट नहीं पहुंचती। बस 2 लाइन में बात खत्म कर देनी है, समझना अच्छी तरह से है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कोई व्यक्ति किसी सीमेंट के फर्श पर गिरता है तो उसको चोट क्यों लगती है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आदमी है और यहाँ पर सीमेंट का फर्श है और यहाँ पर मान लेते हैं मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का ढेर है यहाँ पर, ठीक। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पर गिरेगा, एक यहाँ पर गिरेगा, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर गिरेगा तो मिट्टी के अंदर थोड़ा सा चला जाएगा, ही मिट्टी अपनी जगह से हिल जाएगी और इस केस में जो है वो समय बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर समय बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ मिट्टी है या कोई भूसे का ढेर है या कोई फोम है तो यहाँ पर क्या है, समय बढ़ेगा। समय बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन की दर कम होगी, यहाँ पर जो है बल कम लगेगा, ये आदमी कम बल लगा रहा है तो इस पर चोट नहीं लगेगी। और यहाँ पर क्योंकि सीमेंट का फर्श है, हार्ड है, समय बहुत ही कम लगेगा संवेग 0 होने में, ठीक है। समय कम लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाएगी। संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी तो बल अधिक होगा, बल अधिक होगा तो उसको चोट लगे ही लगेगी, ठीक है। देखो, फर्श को छूने से पहले व्यक्ति का कुछ प्रारंभिक वेग u होता है जो कि उसके विराम अवस्था में आने से बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, ठीक है। संवेग जो है पहले तो u है, लेकिन जैसे इसके साथ टच होता है बहुत ही कम समय में संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वेग 0 होगा तो संवेग भी 0 ही होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है बहुत ज्यादा है सीमेंट वाला केस में, ठीक। संवेग परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा है, ठीक। इसलिए व्यक्ति पर लगने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा और उसको चोट लगेगी, ठीक। और दूसरी तरफ अगर वो रेत या भूसे या फोम के गद्दे पर गिरता है ना तो संवेग शून्य होने में अधिक समय लगेगा, ठीक। यानी संवेग परिवर्तन की दर कम होगी, बल भी उसके ऊपर कम लगेगा और उसको चोट नहीं लगेगी। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कराटे का खिलाड़ी है, वो एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली या टाइल का जो ऐसे स्टैक होता है ना, मान ली कई सारी टाइल है, उसको एक झटके में तोड़ देता है, तो वास्तव में वो क्या करता है कि कितना तेजी से प्रहार करता है कि टी बहुत ही कम होता है। संवेग परिवर्तन की दर बहुत ही कम होगी तो यहाँ पर बल बहुत ज्यादा लगेगा और बल ज्यादा लगेगा तो जो है टाइल्स आसानी से टूट जाती है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखे, कराटे का खिलाड़ी टाइल्स के सतह में बर्फ की सिल्ली को अपने हाथ से जितनी तेजी से प्रहार करता है, इस प्रक्रिया में उसके हाथ का पूरा संवेग बहुत ही थोड़े समय में शून्य हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप टाइल व बर्फ की सिल्ली पर लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, जिससे सिल्ली या टाइल टूट जाती है। यानी टी बहुत ही कम करता, बहुत फास्ट मारता है, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब बल बहुत ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो टाइल टूटेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थे न्यूटन गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण जो हमने अपने दैनिक जीवन से लिए, ठीक। और इन्हीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो डेरिवेशन है उसको आपने अच्छे से करना है और इसी आधार पर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। और ये संख्यात्मक प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।